बात करेंगे इस चैप्टर के आगे के टॉपिक की, जिसका नाम है क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? सपोज आप किसी शॉप में गए अपने फ्रेंड के साथ और एक आपने बुक खरीदी। सपोज बुक का कॉस्ट 500 था, बट आपके पास सिर्फ 400 थे। तो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि 100 रुपीज मुझे लेंड कर दो ताकि मैं बुक खरीद लूं। घर पहुंच के ये पैसा मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। तो इस केस में जो आप 100 रुपीज अपने दोस्त से बोरो कर रहे हैं कि उसको बाद में रिटर्न कर दें, ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। सपोज इसी सिचुएशन को पलटते हैं। आप एक बुक स्टोर गए और बुक खरीदनी थी और वो आपको पहचानते थे और उनसे आपने कहा, अंकल ये बुक दे दीजिए, पापा के आने पर आपका पेमेंट कर देंगे। या पापा ने कहा है आपका पेमेंट 1 हफ्ते में कर देंगे। बुक आपने ले ली, पैसा आपने नहीं दिया। पैसे के बदले क्या किया? एक प्रॉमिस दिया कि पेमेंट फ्यूचर में कर देंगे। और ये किसके साथ पॉसिबल है? जहां आप एक दूसरे को जानते हैं। तो ये चीज जहां पे आप कुछ सामान खरीद ले, कोई सर्विस ले ले और प्रॉमिस कर दे कि फ्यूचर में पेमेंट होगा, इसको कहा जाता है क्रेडिट। सो वी आर गोइंग टू राइट द मीनिंग ऑफ क्रेडिट फर्स्ट। So now, what is the definition of credit? Credit refers to an agreement. Agreement मतलब पार्टीज होंगी, 2 पार्टीज, दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होनी चाहिए। ओके, सो अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज और मनी, क्या क्या चीजें हैं जो आप कह सकते हैं? या तो आप सामान ले सकते हैं, या आप सर्विसेज ले सकते हैं, या आप मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं अगेंस्ट अ प्रॉमिस। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट अ प्रॉमिस कि पेमेंट कब करेंगे? तो टू पे लेटर। सो दिस इज क्रेडिट। जब आप प्रॉमिस पे कोई सामान, दैट इज गुड्स, कोई सर्विसेज या किसी से पैसा लेते हैं कि फ्यूचर में बाद में पेमेंट कर देंगे, उसको कहा जाता है क्रेडिट। और क्रेडिट के लिए बहुत जरूरी है ट्रस्ट। दोनों पार्टीज में ट्रस्ट होना। देने वाले को भरोसा होना चाहिए कि सामने वाला रिटर्न कर देगा, और लेने वाले को भरोसा होना चाहिए कि मुझे उधार यानी क्रेडिट मिल जाएगा। Now we'll talk about 2 different credit situations which are mentioned in your NCERT book. और इसमें दिखाया है कि एक जगह क्रेडिट अच्छा है और एक जगह क्रेडिट परेशानी का कारण बनता है। So we'll go through 2 different credit situations. The first case that we read in NCERT is of a shoe trader whose name is Salim. जो पहला केस पढ़ते हैं वो एक शू ट्रेडर सलीम के बारे में, और फेस्टिवल सीजन हेडिंग है। इस सलीम को 3000 शूज का ऑर्डर मिला। अब इस 3000 शूज के ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए था, साथ में वर्कर्स चाहिए थे, और इन दोनों चीजों के लिए उसे पैसा चाहिए था। तो व्हाई डिड ही नीड क्रेडिट? सो द नीड फॉर लोन और क्रेडिट वाज टू हायर वर्कर्स, दूसरे वर्कर्स को काम पे लगाने के लिए, एंड सेकेंड वाज टू परचेज रॉ मटेरियल्स। अब ये लोन उसे मिला कहां से? तो 2 जगह से उसने लोन लिया। कैसे लिया?
तो लेदर सप्लायर से कहा मुझे रॉ मटेरियल्स दे दीजिए, पेमेंट मैं बाद में करूंगा. सो ही अवेल्ड क्रेडिट फ्रॉम लेदर सप्लायर, दैट इज द रॉ मटेरियल सप्लायर. क्या प्रॉमिस किया कि विल मेक पेमेंट्स लेटर. सेकेंड लोन उसने कहां से लिया? एडवांस कैश फ्रॉम शू ट्रेडर. ही टुक एडवांस कैश फ्रॉम द शू ट्रेडर. उससे कहा 3000 जूतों का ऑर्डर है, 1000 जूते का पेमेंट एडवांस में कर दीजिए. इस एडवांस से उसने क्या किया? वर्कर्स को हायर कर लिया. इन टाइम वो अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर पाया और उसका रिजल्ट क्या था कि he was able to make a good profit. He was able to make a good profit. तो उसकी लोन रिक्वायरमेंट क्यों थी, उसने कैसे पूरा किया और रिजल्ट क्या था? गुड प्रॉफिट. सो दिस वाज द केस ऑफ द फेस्टिवल सीजन. नेक्स्ट देयर इज अनदर केस. Second case is about a farmer, a small peasant farmer, जिसका नाम है सपना. इसने लोन लिया. इसको लोन की जरूरत किस लिए थी? टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन. कल्टीवेशन करने के लिए जो सामान चाहिए लाइक सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इसको पूरा करने के लिए इसको लोन की जरूरत थी. तो इसने पहला लोन लिया. कहां से लिया? फ्रॉम द मनी लेंडर. अच्छे पेस्टिसाइड डालने के बावजूद इसका क्रॉप फेल कर गया. क्रॉप फेल करने की वजह से वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाई. फिर उसने लोन लिया नेक्स्ट सीजन में अगेन फॉर कल्टीवेशन. फिर कहां से लिया? फ्रॉम द सेम मनी लेंडर. इस बार फिर से अर्निंग्स ज्यादा अच्छी नहीं हुई कि वो अपना पुराना कर्ज और ये सेकंड कर्ज, फर्स्ट क्रेडिट और सेकंड क्रेडिट पे बैक कर सके. इसकी वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई, यानी कर्ज की चादर में फंस गई और उसको क्लियर करने के लिए शी हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ हर लैंड. तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि क्रेडिट इज नॉट ऑलवेज गुड. क्यों? क्योंकि क्रॉप फेलियर था, रिस्क था. क्रॉप फेलियर की वजह से उसको जो उसका अपना थोड़ा लैंड था उसका भी कुछ हिस्सा मनी लेंडर को देना पड़ गया. सो दिस इज द सेकेंड केस विच शोज अबाउट द क्रेडिट. इससे हम क्या सीखते हैं कि रूरल एरियाज में जनरली लोग लोन क्यों लेते हैं. Why do people in rural areas take credit? रूरल एरिया के लोगों को क्रेडिट की जरूरत क्यों है? जैसे सपना को थी तो क्यों चाहिए? सो फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन जब आप करते हैं तो आपको खर्चा लगता है, कॉस्ट लगता है सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, वाटर, क्योंकि आपको ट्यूबवेल्स लगाने पड़ते हैं, सो वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स, जो आप मशीन्स और अलग अलग चीजें इक्विपमेंट्स यूज करते हैं फार्मिंग के, वो खराब हो जाते हैं तो उसके रिपेयर के लिए, इन सब चीजों के लिए आपको पैसे की जरूरत है, जो आपके पास होता नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है? क्रेडिट लेना पड़ता है. नेक्स्ट इज फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन एक्टिविटीज. जो नॉन फार्म एक्टिविटीज जो आपने पालमपुर विलेज में पढ़ा था कि कोई लोग शुगर प्रोडक्शन करने लगते हैं या उसी तरह से कोई छोटा मोटा बिजनेस करने लगते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं, उसको करने के लिए भी उन्हें पैसा चाहिए, तो इसीलिए उन्हें क्रेडिट लेना पड़ता है. थर्ड इज फॉर डेली नीड्स. कुछ की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि उनको रोज के खर्चे निकालने के लिए भी, डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, डेली फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए भी लोन लेना पड़ता है.
जैसे अभी आगे आप एक केस स्टडी पढ़ेंगे रामा की, उसको अपने डेली नीड्स पूरा करने के लिए भी लोन लेना पड़ा। देन फॉर फेस्टिविटीज एंड मैरिज सेरेमनीज, इंडिया में मैरिज एक एक्सपेंसिव अफेयर है और कोई भी फेस्टिवल भी सिंप्लिसिटी से नहीं जाता, बहुत खर्चा होता है। उस खर्चे को पूरा करने के लिए भी, उस फेस्टिवल को मनाने के लिए, उस मैरिज सेरेमनी को करने के लिए भी इन्हें क्रेडिट की जरूरत होती है। सो दीज आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स फॉर विच पीपल ऑफ रूरल एरियाज नीड क्रेडिट। इसके बाद आता है कि जो हमने केस पढ़ा सलीम एंड सपना, एक के केस में क्रेडिट ने उसके आगे धक्का दिया, यानी उसको प्रोग्रेस करवाया, प्रॉफिट दिलाया, लाइक सलीम। बट सपना के केस में क्रेडिट ने उसको और पीछे खींच दिया, एक डेब्ट ट्रैप में डाल दिया, जिसकी वजह से उसको अपना लैंड भी देना पड़ गया। तो क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू। कहीं फायदा हो सकता है, कहीं नुकसान होता है, तो बहुत सोच समझ के क्रेडिट लेना चाहिए। नाउ विल कम टू कि ये क्रेडिट कहां से ले सकते। तो दो तरह की इंस्टीट्यूशंस है जो क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। एक को कहते हैं फॉर्मल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस और दूसरे को कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। तो पहले उसका डिफरेंस देखते हैं और उसको समझते हैं और बाद में हम लोग बुक से देखेंगे। ओके, अभी हम लोग ने बात किया कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में एक आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर के टर्म्स ऑफ क्रेडिट रीजनेबल हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर के टर्म्स ऑफ क्रेडिट रीजनेबल नहीं है, बहुत हार्श है। व्हाट are these terms of credit? So terms of credit include interest rate. जिस रेट पे आप लोन लेते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। देन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, यानी पेपर वर्क, जो इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होता बल्कि फॉर्मल सेक्टर में होता है। देन मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट, आप पैसा कैसे वापस देंगे। तो इनफॉर्मल सेक्टर में पूरा पैसा वापस मांगता है, जबकि फॉर्मल सेक्टर में आपके पास मौका होता है, या तो आप पूरा दे सकते, लमसम दे सकते, या आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स कर सकते, यानी पार्ट पेमेंट्स करके अपना कर्ज चुका सकते। सो दैट इज मोड ऑफ रीपेमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू पे बैक योर लोन, उसको कहते हैं मोड ऑफ रीपेमेंट। And next is the collateral. What is a collateral? So collateral is an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. यानी collateral एक ऐसा asset है जो ओनर का पास होता है, यानी जो पैसा बोरो कर रहा है बोरोवर के पास वो होता है, उसको वो एक गारंटी की तरह अपने लेंडर को देता है, यानी जिससे पैसा ले रहा है उसको देता है कि जब तक हम लोन ना दें तब तक ये आपके पास है। जैसे ही मैं लोन दे दूंगा प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी, उसको कहते हैं कोलैटरल। ओके, सो एक एसेट है जो किसका है, बोरोवर का। बोरोवर किसको दे रहा है, लेंडर को दे रहा है। कब तक के लिए, कि जब तक लोन पे बैक ना हो जाए तब तक के लिए। क्यों लेते हैं कोलैटरल, वाई डू बैंक्स टेक कोलैटरल? वो इसलिए कि इन केस इफ द पर्सन इज अनएबल टू पे बैक हिज लोन, दे कैन सेल द एसेट और द प्रॉपर्टी एंड सेटल देयर क्लेम्स। क्यों कोलैटरल रखते हैं? कि इन केस अगर बोरोवर पैसा दे ना पाए तो जो पैसा उसने लिया है वो उसको एसेट को बेच के क्लियर ऑफ किया जाए। जैसे आपने लोन लिया 80,000 और आपकी एसेट की वैल्यू है 1 लाख और बैंक ने 1 लाख में आपका
एसेट बेच दिया, आप पेमेंट नहीं कर पाए, बैंक ने 1 लाख में आपका लोन, आपका एसेट बेच दिया, एक्सेस 20,000 जो बचा वो बैंक आपको दे देगा और अपना 80,000 लेके कहानी खत्म कर देगा। तो कोलैटरल इसीलिए लिया जाता है कि अगर बोरोवर पैसा ना दे पाए तो बैंक उसकी सेटलमेंट कर सके। ओके, आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल है जहाँ पे दिखाया है कि क्यों, कैसे कोलैटरल क्या था और क्या सब चीजें थी। ओके, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। We had a talk about terms of credit. अभी हमने बात की थी terms of credit. ये terms of credit क्या होते हैं? तो हम लोग ने कहा था interest on loan, documentation, collateral and mode of repayment को कहते हैं terms of credit. ओके, ये एक एग्जाम्पल है जो आपको बता रहा है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे है कि मेघा ने एक लोन लिया, मेघा ने एक लोन लिया था। सो हियर इट सेज मेघा टुक अ लोन, लोन कितने का था? 5 लाख का। कहाँ से लिया? सो फ्रॉम द बैंक, बैंक हो गया फॉर्मल सेक्टर। Annual interest rate on the loan is 12%. That means interest on loan कितना हो गया? 12% per annum, 1 साल का 12%। मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है? तो 10 years in monthly installment, यानी लोन जो है 10 साल में रिटर्न करना है, वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। इसके लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ी। क्या डॉक्यूमेंटेशंस थी? तो शी हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट्स शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी। 2 चीजें उसे दिखानी थी, बैंक को वहां सबमिट करनी थी। एक, उसकी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स कि कितने साल से वर्क कर रही है, और उसकी सैलरी कि उसको कितना पैसा मिल रहा है। जब लोन पास होने लगा तो उसको कोलैटरल देना पड़ा। कोलैटरल क्या था? तो कोलैटरल था पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। ये कोलैटरल जमा करना पड़ा उसको, और ये कब उसे मिलेगा? जब वो पूरा लोन दे देगी। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट का एक एग्जाम्पल है। अब इससे देखिए, व्हाट वाज द लोन अमाउंट? So it was 5 lakhs. Then आता है कि ड्यूरेशन ऑफ लोन कितनी थी? तो it was 10 years. डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए थे? तो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी स्लिप। एंड देन इंटरेस्ट कितना था? So it was only 12% per year. And then what was the mode of repayment? 10 years in monthly installment. Collateral क्या था? तो papers of the new house. So this example अच्छे से बताता है कि what are terms of credit. Now, loans from cooperatives. कई बार हम लोन लेते हैं कोऑपरेटिव से। जब आप कोऑपरेटिव सोचें तो अपने दिमाग में एग्जाम्पल ले ले अमूल कोऑपरेटिव का या मदर डेयरी का। ये सब सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव वर्ड बनता है कोऑपरेशन से, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं कुछ मॉनेटरी वर्क यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, तो उसको कहा जाता है कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स जनरली क्या होते हैं? तो दे आर अंडर द फॉर्मल सेक्टर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। किसके अंदर आते हैं? फॉर्मल सेक्टर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट।
क्योंकि आरबीआई इनको सुपरवाइज करता है। सेकंड क्या है, जो मेंबर्स होते हैं, जो वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से जब लोग साथ आके एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसके जो मेंबर्स हैं, so members they pool their resources for cooperation in certain areas। वो सारे मेंबर्स अपने जो भी रिसोर्सेस हैं वो एक साथ लेके आते हैं ताकि कुछ काम कर सके। लाइक फार्मर्स कोऑपरेटिव है तो सारे फार्मर्स एक साथ हो जाएंगे, अपने टूल्स, अपने इक्विपमेंट्स, अपने सीड्स एक साथ ले आएंगे, मिल के सारे प्लॉट्स पे फार्मिंग करेंगे और जो प्रोड्यूस होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो क्या करते हैं, मेंबर्स अपने रिसोर्सेस जो जो उनके पास है वो सब पूल करते हैं ताकि एक साथ मिलके उनसे कुछ काम किया जा सके। देन it accepts deposits from its members. With these deposits as collateral, they obtain loan from bank. With these funds, they provide loans to its members. क्या होता है, आप कोऑपरेटिव के मेंबर हैं तो आपको मेंबरशिप फी देनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप कोऑपरेटिव के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप फी देनी होती है। जिसके पास जो है उस हिसाब से वो अपनी मेंबरशिप फी देता है। उस पैसे को एक साथ लाके उसको बैंक में एज अ कोलैटरल जमा कर दिया जाता है। अब बैंक में जब हम जमा कर रहे हैं तो किसके नाम पे करेंगे, तो यहाँ कोई एक बंदे के नाम पे, एक पर्सन के नाम पे अकाउंट नहीं खुलता। यहाँ अकाउंट खुलेगा इन द नेम ऑफ द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का जो नाम है उस नाम से अकाउंट खुलता है। तो बैंक में ये पैसा जमा होता है और ये जो बैंक में पैसा जमा होता है ये बैंक के लिए कोलैटरल का काम करता है। इस बेसिस पे बैंक इनको लोन देता है। ये लोन ये क्या करते हैं, या तो मिलके प्रोडक्शन जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें लगा देंगे, या ये लोन की तरह दे देंगे अपने मेंबर्स को। जो इनके मेंबर्स हैं उनमें से किसी को पैसे की जरूरत होगी तो उसको लोन की तरह दे देंगे एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन द मार्केट रेट। तो मार्केट में जो इंटरेस्ट अगर 10% चल रहा है तो ये 3%, 2%, 4% इंटरेस्ट पे अपने मेंबर को दे देंगे कि वो काम करके बाद में जमा कर दे। बैंक क्यों इनको लोन देना चाहता है, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर इनका कोलैटरल भी मामूली है कोई बात नहीं, एक बंदा भाग सकता है, पूरा का पूरा जो टीम है वो भाग नहीं सकती। तो बैंक्स इनको बिना कोलैटरल के भी या कम कोलैटरल, कम वैल्यू के कोलैटरल के बावजूद लोन देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रीपेमेंट हो जाएगा। एक मेंबर भागेगा, सारे के सारे नहीं भाग सकते। किस किस तरह के कोऑपरेटिव्स हैं, तो यू कैन सी द एग्जांपल हियर। फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल फार्मर्स इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, ये कई तरह के कोऑपरेटिव्स हैं। बुक में एक कृषक कोऑपरेटिव है। ये कृषक कोऑपरेटिव क्या करता है, तो ये कृषक कोऑपरेटिव, कृषक मतलब होता है फार्मर, ये फार्मर कोऑपरेटिव क्या करता है, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए या कल्टीवेशन करने के लिए जो पैसा चाहिए, ये वो पैसा फार्मर्स को प्रोवाइड करता है। साथ साथ जो फिशरीज करना चाहते हैं उनको भी वो लोन प्रोवाइड करता है, और अगर घर बनाना है तो भी लोन दे देता है। तो ये कई पर्पसेस के लिए लोगों को लोन देता है ताकि उनकी जरूरत पूरी हो सके, और वो भी कैसे, एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। यू कैन सी ऑल दिस एंड पेज नंबर आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 47 पे इसका डिटेल मेंशन है। यू कैन गो थ्रू इट। हमने ये तो पढ़ लिया कि क्रेडिट इम्पोर्टेंट है, बट क्रेडिट कहाँ से ले, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो क्रेडिट देते हैं।
यानी उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम दो हेड्स में बांटते हैं. वन इज द फॉर्मल सेक्टर, द अदर इज द इनफॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आता है? तो यू हैव बैंक्स, कोऑपरेटिव्स. ठीक, ये बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं फॉर्मल सेक्टर में. इनफॉर्मल में क्या आता है? मनी लेंडर, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं ये इनफॉर्मल में आते हैं. सेकंड में क्या है? दे रिक्वायर कोलैटरल एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. यानी अगर आप फॉर्मल सेक्टर से लेंगे तो आपको कुछ गिरवी यानी कुछ कोलैटरल, कोई भी अपना एसेट रखना पड़ेगा, उसके पेपर्स रखने पड़ेंगे. तो प्रॉपर कोलैटरल और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क होता है. जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि जनरली लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं. तो उनको लोग जानते हैं, बस काम पे रख लेते हैं. जैसे आप कई केसेस पढ़ेंगे जहां पे एक लोन दिया नहीं, दोबारा लोन उसको दे दिया. यानी एक लोन पे बैक हुआ नहीं, फिर दोबारा लोन दे दिया. और क्या शर्त है कि तुमको मेरे यहाँ काम करना है, तुम मेरे अलावा कहीं काम नहीं कर सकते. या अगर एग्रीकल्चर में है तो यू हैव टू सेल योर क्रॉप्स टू मी, तुम्हें मेरे पास ही क्रॉप्स बेचने. इस तरह की शर्तें लगा देते हैं. लेकिन कोलैटरल और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है. यानी जाली काम भी बहुत हो सकता है. देन थर्ड, रीजनेबल इंटरेस्ट इज चार्ज्ड. आप देखेंगे अरुण का केस, उसमें बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज किया, 6.5% पर एनम चार्ज किया. जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में जब आप मनी लेंडर से लेते हैं तो बहुत ज्यादा होता है. लाइक अगर उसने लिया 6% पर मंथ, तो साल का कितना हो गया? 6 into 12, 72% पर मंथ. तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होता है. देन टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो फेयर और रीजनेबल है. टर्म्स ऑफ क्रेडिट अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ सिंपली समझ लीजिए कि जब आप पैसा लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है, साथ साथ अगर आप नहीं चुकाएंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम तक आप दे दीजिए. और आपसे जबरदस्ती आपका सामान छीना नहीं जाएगा. अनलॉफुल तरीके से आपसे कुछ काम नहीं होगा, इलीगल तरीके से कुछ भी नहीं होगा. लेकिन यहाँ मनी लेंडर्स के पास इनफॉर्मल सेक्टर में अगर लोन लेते हैं तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत टफ होते हैं और अनरीजनेबल होते हैं. कभी भी आपसे पैसा मांगा जा सकता है. अगर आप ना दें तो आपका जो सामान है, जो आपके एसेट्स हैं, आपसे छीने जा सकते हैं. यानी इलीगल तरीके से आपसे वसूली की जा सकती है. देन फिफ्थ आता है, ऑल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करने के लिए कोई इस तरह की इंस्टीट्यूशन नहीं होती. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर